सो स्टूडेंट जो है कल के वीडियो में जैसे ही मैंने जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी थी, मैं आप लोग को एक्चुअल बात बताऊँ, आप लोग को ऑल द बेस्ट नहीं कह पाया क्योंकि अचानक लाइट चली गई थी और 16-17 मिनट हो चुके थे। तो मैंने कहा जो है फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डाल देंगे, इस वजह से ये रह गया था। तो आज में जो है बाकी का पार्ट होगा सरफेस टेंशन का और एक फ्लो ऑफ लिक्विड्स का एक मैं टॉरिसेली थ्योरम लूँगा। तो सबसे पहली बात जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो ये सवाल जो बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो जो सवाल पूछा गया है, जो डेटा है वो बता दूं कि एक बबल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक बबल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। किसी समय पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता है। फंडा ये है कि साहब जो है ये हमारे पास एक छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, ये R1 है और ये R2 है, R1 लेस देन R2 है। और आप जानते हो कि P बराबर 2T/R या P बराबर 4T/R होता है। तो P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा और एयर का ब्लो यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। एक समय पे ऐसा आएगा कि साहब जो है यहाँ का इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सेंटर इधर की तरफ को खिसकता चला जाएगा और ये कर्वेचर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी नेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये ऐसे समझा जाए कि ये कैसे निकलेगा कि ये प्रेशर P1 हो गया, ये प्रेशर P2 हो गया और दोनों ही प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल करने पे लगे हुए। तो 2T/R1, 2T/R2, 2T/R, 1/R is equal to 1/R1 minus 1/R2. This is the expression for radius of curvature. तो ये 1/R बराबर 1/3 minus 1/4, 12 हो गया, 4 minus 3 हो गया और R बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप इसको देख लें एक बार ध्यान से, और वीडियो आपके पास है ही, आप इसको जो है बैक करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है सरफेस टेंशन में, वो है बबल ब्लास्ट का, कि कौन सा बबल सबसे पहले ब्लास्ट करेगा और कौन अंत तक के सरवाइव करेगा। सवाल का आइडिया कुछ ऐसा शुरू होता है साहब की जो है कि ये एक बबल है हमारे पास, एक बबल हमारे पास ये है, ऐसा है, और आगे बढ़ जाइए तो ये एक बबल हमारे पास ऐसा है, ये है, ऐसा दे रखा गया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहाँ पे अंदर जो है एयर ब्लो कर रही है, अंदर इधर गैस आ जा सकती है इन बबल से इधर और यहाँ से इस सिस्टम में। तो सवाल कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा बबल ब्लास्ट करेगा। कहेंगे देखिए भाई, R1 जो है वो सबसे छोटा है और R3 सबसे बड़ा है। यस, तो कहेंगे तो फिर P बराबर 2T/R, सोप बबल होता, डबल फिल्म होता, सोप सोल्यूशन होता, तो यही 4T/R हो जाता। तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 हो जाता। सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, सबसे कम प्रेशर यहाँ पे है। तो सबसे पहले जो है दोनों बबल में एयर ब्लो कराने की जिम्मेदारी इसकी हो जाएगी। तो ये धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा। फिर इन दोनों की बारी आएगी, तो ये बड़ा रहेगा, ये उससे छोटा रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो यहाँ का भी एयर इसके अंदर चला जाएगा। तो फर्स्ट बबल ब्लास्ट इज ABC कहा जाए तो A है, फर्स्ट बबल ब्लास्ट। बबल ब्लास्ट जो है वो है A का, और फाइनल सर्वाइवल जो है वो है किसका, C का है। फाइनल सर्वाइवल C का है। अब आपको एक और अगले सवाल के पैटर्न पे लाता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न पे लाता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न कहता है कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे एक ओरिफिस है और जिसकी रेडियस R है। सवाल कह रहा है कि ये बताइए कि कहाँ तक के, कितनी हाइट तक के आप पानी भर सकते हो, कितनी हाइट तक के पानी भर सकते हो कि यहाँ पे आउटलेटिंग ना होने पाए।
कहेंगे ऐसा तो होगा नहीं, जरा सा ही पानी भरेंगे तो नीचे आ जाएगा। कहेंगे यहाँ पे बात जो है बहुत अधिक जो है मैक्रोस्कोपिक की नहीं हो रही, बात माइक्रोस्कोपिक की हो रही है। तो यहाँ पे कौन है जो इसको रोकेगा? कहेंगे T बराबर F अपॉन L होता है, F बराबर T इंटू L होगा और F बराबर T इंटू 2 पाई R हो जाएगा। ये वो फोर्स है जो कि ये ऊपर से पड़ने वाले प्रेशर को, ये सरफेस टेंशन का फोर्स इसे रोकेगा। प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और P बराबर, अगर हमने H हाइट तक के भरा है और रो डेंसिटी है तो ये H रो जी अपॉन पाई R स्क्वायर और ये F हो गया, F बराबर H रो जी पाई R स्क्वायर हो गया। जैसे ही ये पानी लिक्विड भरने में ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, पानी बाहर आ जाएगा, और जब तक कि ये फोर्स डोमिनेट करेगा पानी को ये बाहर आने नहीं देगा। फॉर जस्ट नो आउटलेटिंग, फॉर जस्ट नो outletting of liquid, just no outletting of liquid, ये वाला फोर्स होना चाहिए क्या? कहेंगे जस्ट ग्रेटर और कम से कम बराबर तो हो ही। तो ये हो जाएगा H रो जी और इंटू पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक R से R कट गया और H की वैल्यू लेस और इक्वल टू आप देख सकते हो 2T अपॉन R रो जी हो जाएगा। इतनी हाइट तक के आप पानी भर सकते हो, कोई आउटलेटिंग नहीं होगी। इसके बराबर भरोगे तो जो है ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी कि आप बढ़ाते हो या कम करते हो, और अगर इससे ज्यादा होगा तो पानी की या लिक्विड जो भी भर रखा है उसकी आउटलेटिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी कहा जाता है। कैपिलैरिटी के बारे में पूछा जाए ये क्या चीज है, कहा जाता है यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरबोलिक बात हो रही है, थोड़ी सी हाइपरबोलिक बात, और वो ये कह रहा है कि कोई हमारे पास ट्यूब है, जनरली मेड अप ऑफ ग्लास है, दोनों एंड से ओपन है। ग्लास का इसलिए क्योंकि जो है कि अंदर लिक्विड चढ़ रहा है या नीचे आ रहा है ये दिखाई पड़े, जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो जब इसके एक एंड को इसकी जो रेडियस है वो हमारे बालों के रेडियस के समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट है, यानी कि कंपेरेबल है। तो इसका नतीजा ये हो जाता है कि साहब जो है ये बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटी बोर रेडियस का ये ट्यूब होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? कैपिलरी ट्यूब। और इसके जब हम एक एंड को लिक्विड के एक सिरे से डिप करते हैं तो लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे आना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। कीप इट इन माइंड, कैपिलरी एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कैपिलरी एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और यहाँ पे कहा जाएगा ये ऐसे कोई लिक्विड है, कोई ऐसे ये ट्यूब हो गया, ऐसे ये यहाँ पे बना हुआ है। अगर ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे कोहेसिव की वैल्यू ज़्यादा होती है एडहेसिव से तो ये कॉन्वेक्स शेप बन जाता है ऊपर से देखे जाने पे, उल्टा होने पे ये कॉनकेव फेस हो जाता है ऊपर से देखे जाने पे, और अगर दोनों फोर्स बराबर है तो ये लेवल सेम हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि ये एक ऐसा बड़ा सा बना होगा स्फीयर, इसकी ये रेडियस रही कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, ये ओ पॉइंट हो गया ऐसा। अब आगे पूछा जाए यहाँ पे अगर हम इसका टेंजेंट ये खींच लेते हैं तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और एच रो जी बराबर हम लोगों ने देखा था, एच रो जी बराबर हो गया था 2T अपॉन आर। तो एच बराबर 2T अपॉन आर रो जी, एच बराबर 2T अपॉन यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा, तो ये आर रो जी हो गया और ये कॉस थीटा हो गया। एच बराबर 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी हो गया। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यही ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट
रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिसाइड द टाइप ऑफ मेनिस्कस जो कि एक किसी ट्यूब में होगा। और हम यहाँ पे इसके ऊपर बनने वाले आप लोगों को सवालों के बारे में बताते हैं, उनको भी जरा ध्यान से देखें। H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, और यहाँ पे H का संबंध R के साथ में देख सकते हो कि ये इनवर्स है। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और ये जूरिन्स फॉर्मूला है, जूरिन्स फॉर्मूला है। और तो H1R1 बराबर H2R2 है। यहाँ पे ऐसा आइडिया बन जाएगा, ये X है, ये Y है, ये H है, ये R है, और ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे लगी हुई पीछे जो कल वाली एक बात करनी थी वो मैं यहाँ पे आपको कल बताना भूल गया था। T बराबर T01 माइनस अल्फा T होता है। ये सरफेस टेंशन एट इनिशियल टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए, अल्फा सरफेस टेंशन टेम्परेचर कोफिशिएंट कह लीजिए, स्मॉल टी टेम्परेचर कह लीजिए, और कैपिटल टी सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये x हो गया, y हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, और ये मैं आपको कल बताना भूल गया था, मैंने आपको आज बता दिया। अगली बात यहाँ पे आएगी इस बात के बारे में कि ये एक सवाल कहा गया था कि एक ट्यूब है जिसकी की रेडियस r है, r1 बराबर r है, तो इसके अंदर समाये हुए लिक्विड का मास m है। सवाल आगे ये कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस को घटा करके r/3 कर दिया जाए तो नया मास क्या हो जाएगा। कहेंगे देखो भाई ट्यूब है तो ट्यूब का शेप हो जाएगा सिलिंड्रिकल, कहेंगे यस, तो m बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h रो। ठीक, अब ये बताइए कि रेडियस तो हो गई है r/3, अब नया क्या हाल हो जाएगा, कहेंगे ये पाई r स्क्वायर बाई 9 हो गया। ये बताइए कि रेडियस जो है कम ज्यादा हो जाएगी तो जो है हाइट पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कहेंगे बिल्कुल पड़ेगा। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, जूरिन्स फॉर्मूला था, ये जूरिन्स फॉर्मूला था H1R1 बराबर H2R2, ये हो गया H और रेडियस R हो गया, ये H2 हो गया, ये R/3 हो गया, और H2 बराबर 3H हो गया, तो ये 3H हो गया, रो हो गया। देख सकते हो ये पाई r स्क्वायर h रो अपॉन 3 हो गया, और यही m/3 हो गया। मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब विल बिकम 1/3 ऑफ द इनिशियल मास। और अब यहाँ पे आपको अगली बातों के बारे में ले चलेंगे। जो लंबाई चढ़ी है लिक्विड की दैट इज L, यानी कि ये ऐसे कहा जाए कि इस तरीके से चढ़ा हुआ लिक्विड है तो इसकी लंबाई है L, ऊंचाई कह सकते हैं इसको, हाइट कह सकते हैं। और अगर इसी ट्यूब को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से टिल्ट कर दिया जाए, घुमा दिया, झुका दिया जाए, तो ये जो लंबाई L है, ये जो ऊंचाई L है वो लंबाई L हो जाएगी, लंबाई L पूछ देता है सवाल। तो ये अगर ऐसे हो गया है, मान लीजिए इस तरीके से हो गया है, और ये वाली चीज हमें पता है कि ये L है, ये L है, और ये एंगल थीटा हो गया है, और ये L डैश है जो कि हमसे पूछा गया है। कॉस थीटा लगा सकते हैं आप, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो L अपॉन L डैश, तो L डैश बराबर L अपॉन कॉस थीटा। और आप जानते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 से कम, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो L डैश विल बी ग्रेटर देन L हो जाएगा। ये बातें हमको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बात आपसे और करनी थी, वो ये है कि मेनिस्कस का शेप जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है। हमने आपसे कहा था कि ये थीटा का क्या हाल होगा ना, थीटा का क्या हाल होगा। तो थीटा अगर लेस देन 90 है, ये बता रहे हैं, थीटा अगर लेस देन 90 है तो h ग्रेटर देन 0 है। h ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, ये cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइट ग्रेटर देन 0 मतलब लिक्विड चढ़ेगा, लिक्विड राइज करेगा, और जो शेप बनेगा ध्यान रहे वो कॉनकेव होगा, और कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। और h की अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो गई तो h की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि ये
लेवल ऑफ द लिक्विड नीचे आ जाएगा, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। और थीटा की वैल्यू अगर इक्वल टू 90 हो गई तो हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये प्लेन मेनिस्कस बनाएगा, प्लेन मेनिस्कस बनाएगा। ध्यान रहे इन बातों का। अगर आप जो है कैपिलरी एक्शन जो है आप यहाँ पे एक साथ दो तरफा करना चाहते हैं, ये देख लिया होगा आपने, एक साथ दो तरफा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी बात कुछ इस तरीके से कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया ना। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस भी आ जाएगा, एक तरफ को H1 होगा और एक तरफ को H2 हो जाएगा, R2 है ये, और ये लेवल यहाँ पे H2 मान लिया गया। तो H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो थीटा बराबर 0 होता है फॉर ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर, और थीटा इक्वल टू 135 यानी कि ऑब्ट्यूस होता है फॉर मरकरी एंड ग्लास, और थीटा 90 होता है फॉर क्लीन ग्लास एंड डिस्टिल्ड वाटर। ये बात आप लोगों से करनी थी। और यहाँ पे डेल्टा H अगर पूछा गया है तो ये H1 माइनस H2 कर लीजिए, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपॉन में R1 रो जी माइनस 2t cos थीटा अपॉन R2 रो जी, और ये 2t cos थीटा अपॉन रो जी कॉमन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दिस इज डेल्टा H। ये ऐसा हो गया। और एक बात और करनी थी आपसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कि अगर आपको जो है सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है कि T पता है, थीटा पता है, R पता है, रो पता है, G पता है, H भी आपको पता हो गया है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये H की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर अगर ये H की वैल्यू आ गई है और ट्यूब की लंबाई मान लीजिए कि है 15 सेंटीमीटर, ट्यूब की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो कहीं क्या फर्क पड़ता है, 15 सेंटीमीटर ट्यूब की लंबाई है, लिक्विड चढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर तक के और वहीं पर रह करके ट्यूब जो है रुक जाएगा। अच्छा अब सवाल है, अब सवाल ये है कि अगर लिक्विड की ट्यूब की हाइट जो है वो 10 ही सेंटीमीटर है, अब क्या होगा, कहेंगे तो फिर लिक्विड जो है पूरे ब्रिम तक के भर जाएगा और फिर चढ़ना रुक जाएगा, बात खत्म हो गई। ओके कोई बात नहीं। अब बताइए अगर ट्यूब की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो गई है तो अब क्या हो जाएगा, कहेंगे ट्यूब की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो गई है तो ट्यूब पूरा ऊपर तक के भर जाएगा, लिक्विड बाहर नहीं आएगा, ध्यान रहे, और ये ऊपर रह करके एक हेमी स्फेरिकल डोम बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर का लिक्विड ये ऊपर चढ़ा नहीं पाया है वो ऊपर को चढ़ाने का प्रयास करेगा और एक लिमिट तक के, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा डोम नहीं बना पाएगा, सिर्फ लिक्विड भर पाएगा और ऊपर तक के एक लिमिट तक के हेमी स्फेरिकल डोम बना पाएगा। ध्यान रहे ये हुई बात ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अब यहाँ पे एक बात आती है कि H का संबंध G के साथ में कैसा है, यहाँ पे देखा जाए H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G है, तो कहा जाएगा ठीक है G की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे हाइट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन इज दिस कि क्या हमेशा ऐसा होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। ध्यान रहे मून पे नहीं होगा, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मेन कॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, और वहां पे G की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में G/6 है तो हाइट की वैल्यू होती 6 टाइम्स टू दैट ऑफ द हाइट ऑन द अर्थ, लेकिन वहां पे नहीं होगा। किसी और प्लेनेट या किसी और सैटेलाइट पे अगर ऐसा है तो ये जरूर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई कैपिलरी एक्शन नहीं होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे कैपिलरी एक्शन कोई भी नहीं होता। तो ये बात हुई हमारे पास सारे सवालों का जवाब अबाउट सरफेस टेंशन। ये जो टॉरिसेली थ्योरम है इसके बारे में जरा देख लें, ये क्या कहता है। टॉरिसेलीस थ्योरम कहता है साहब कि जो है ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया ऐसा, और ये टोटल हाइट है इसकी कैपिटल H, और ऊपर से ये स्मॉल h हाइट पे एक ओरिफिस किया गया है,
और लिक्विड बाहर को आ रहा है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज सिर्फ यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है लिक्विड की, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट मानिए, ये सेकंड पॉइंट मानिए और बर्नौलिस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। बर्नौलिस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। ये क्या कहता है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ और यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला, तो ये P हो गया प्लस हाफ रो। यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हाल? कहीं सा जो है ये नीचे को आ रहा है, कहीं नीचे को आ रहा है, फ्लो तो नहीं कर रहा, कहीं ना फ्लो नहीं कर रहा है, तो 0 हो गया। रो जी और हाइट कितनी हो गई? कैपिटल H। सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर P हो गया हाफ रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V स्क्वायर हो गया